हेलो दोस्तों। आज हम भारतीय अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था का भाग 3 पढ़ेंगे। आशा है कि आप सभी ने भाग 2 में हमने जो भी पढ़ा था उसको घर जाकर दोबारा ज़रूर समझा होगा। हमने उस वीडियो में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के कृषि क्षेत्र की क्या अवस्था थी। हमने ये भी जाना था कि अंग्रेज सरकार के द्वारा लाई गई भू व्यवस्था प्रणाली से किसानों की बहुत दुर्दशा हुई थी और अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा था। देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की कैसी अवस्था थी, इसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार अंग्रेज सरकार ने नीतियां अपनाकर भारत के औद्योगिक क्षेत्र का विकास गतिहीन कर दिया। औपनिवेशिक शासन के आने से पहले भारत अपनी हस्तकला उद्योगों के लिए बहुत मशहूर था। आमतौर पर जो शिल्पकार थे वो रुई तथा रेशम के कपड़ों और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। यह सभी उत्पाद अपनी गुणवत्ता यानी कि अपनी फाइनेस्ट क्वालिटी के लिए देश विदेश में मशहूर थे। लेकिन फिर जब औपनिवेशिक शासन भारत आया तो भारतीय हस्तकला उद्योगों को अपने उत्पादन में भारी गिरावट देखनी पड़ी और औद्योगिक क्षेत्र में भी गिराव आने लगा था। अंग्रेजों द्वारा भारत में विऔद्योगीकरण लाया गया था, जिससे भारतीय हस्तकला उद्योगों के काम को धीरे धीरे बंद करने की नौबत आ रही थी। दोस्तों, विऔद्योगीकरण को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बोला जाता है। औपनिवेशिक शासन ने कुछ ऐसी नीतियां मतलब पॉलिसीज अपनाई जिसकी वजह से भारतीय औद्योगिक क्षेत्र और हस्तकला उद्योग ध्वस्त हो गए। उनका ऐसा करने का अंततः एक ही मकसद था कि भारतीय हस्तकला उद्योगों तथा उनके उत्पादन को कम होते होते खत्म कर सकें और भारतीय बाजार में अंग्रेजी शासन अपने देश में बने औद्योगिक सामान की मांग को बढ़ा सके। जो पहली नीति उन्होंने अपनाई वो थी भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, जिसमें औपनिवेशिक शासकों ने भारतीय सामान की आपूर्ति पर गलत ढंग से टैक्स यानी कि कर लागू किया था। अंग्रेजी सरकार ने भारत के कच्चे माल की आपूर्ति पर कोई कर नहीं लगाया था, जिसका मतलब ये था कि भारत से कच्चा माल बिना कोई कर चुकाए निर्यात हो सकता था। निर्यात को एक्सपोर्ट भी कहा जाता है तथा भारत में इंग्लैंड में बने औद्योगिक सामान के आयात पर कोई कर नहीं लगाया था। आयात को इंपोर्ट भी कहा जाता है। लेकिन औपनिवेशिक शासकों ने भारत के हस्तकला उद्योगों के बने सामान के निर्यात पर भारी कर मतलब हेवी ड्यूटी लगा दिया था, जिससे भारतीय हस्तकला उद्योगों को और भी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था
औपनिवेशिक शासकों के द्वारा ऐसा करने के पीछे दोहरा उद्देश्य था। एक तो भारत को ब्रिटेन में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना, और दूसरा वो उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार बनाना चाहते थे, जिससे वे अपने देश ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों, इस सब की वजह से सबसे अधिक नुकसान भारत के हस्तकला उद्योगों को ही हो रहा था, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक सामान बहुत ही सस्ता और बेहतर गुणवत्ता का था, जो सभी हस्तकला उत्पाद के जैसा ही था, लेकिन कम दाम में, जिसके चलते यह स्थिति आ गई कि भारत के हस्तकला उद्योगों के उत्पाद की मांग कम हो गई, क्योंकि उसकी कीमत बहुत अधिक थी और लोगों को कम कीमत में बेहतर गुणवत्ता का सामान मिल रहा था। अंग्रेज सरकार ने भारत में रेलों की भी शुरुआत करी, जिसका उपयोग वो अपने कम कीमत वाले औद्योगिक सामान को पूरे देश में पहुंचाने में करा करते थे, ताकि उन उत्पादकों की मांग बढ़ सके और हस्तकला उत्पादों की मांग अपने आप कम हो जाए। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, लेकिन उनका विकास बहुत धीमा था। वो केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक सीमित था। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई। यह उस समय की सबसे पहली कंपनी थी जो भारत में लगाई गई थी, और आज भी लोग इसे टाटा कंपनी के नाम से जानते हैं। औपनिवेशिक शासकों द्वारा यह सभी उद्योग अपने निजी स्वार्थ के लिए लगाई गई, जिससे वो अधिकतम लाभ कमा सकें। उन्होंने भारत में रेल और डाक सेवाएं इसलिए शुरू करी ताकि वो अपने औद्योगिक सामान को भारत में हर जगह उपलब्ध करवा सकें। भारत में औपनिवेशिक शासकों द्वारा पूंजीगत उद्योगों का निर्माण नहीं किया गया था। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालीन उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कालपुर्जों का निर्माण करते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंग्रेज सरकार भारत में औद्योगिक विकास को धीमा रखना चाहते थे और भारत के लोगों को यह नहीं बताना चाहते थे कि किस तरह वो ये औद्योगिक सामान बनाते हैं। अंग्रेज सरकार ने कभी भी भारत में बुनियादी और भारी उद्योगों को लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे। वो ऐसा अगर करते तो इससे उनको ही नुकसान होता और वो भारत से अधिक लाभ नहीं उठा पाते। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने औपनिवेशिक शासन के दौरान
औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति के बारे में जाना कि किस तरह अंग्रेज सरकार ने भारत में औद्योगिक क्षेत्र का विकास गतिहीन रखा और भारत से अधिक लाभ कमाया। अब आप सब भी अपनी अर्थशास्त्र की एनसीईआरटी की बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास से इस टॉपिक को दोबारा जरूर पढ़ें और समझें भी। अगली वीडियो में हम औपनिवेशिक शासन के दौरान विदेशी व्यापार की स्थिति के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।